जमीन पे सबने गोल्ड रश के बारे में जरूर सुना है, लेकिन अब एक नई गोल्ड रश चल रही है समुद्र के गहरे हिस्सों में। ये रेस सिर्फ मिनरल्स के लिए नहीं, पावर के लिए भी है। बड़े कंपनीज और कंट्रीज compete कर रही हैं एक दूसरे से कि कौन सबसे पहले ओशन फ्लोर से मिनरल्स निकालेगा, और जो इस रेस में सबसे आगे रहेगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। तो जब डीप सी माइनिंग स्टार्ट होगी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीप सी माइनिंग आखिर होती क्या है। समुद्र के 3 से 6,000 मीटर की गहराई में जैसे अबैसल प्लेन्स, सी माउंट्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, वहाँ कुछ ऐसे मिनरल्स छुपे हैं जो हम सदियों से जमीन पर ढूंढते आ रहे हैं। ये मिनरल्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहले पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये छोटे आलू के आकार के पत्थर होते हैं जो कि ओशन फ्लोर पे फ्रीली लाई कर रहे होते हैं। इनमें मैंगनीज, कोबाल्ट और जिंक भारी मात्रा में भरा होता है। ये मॉड्यूल्स ग्राउंड लेवल पे स्कैटर्ड होते हैं जैसे समुद्र की छुपी हुई गोल्ड बार। दूसरे होते हैं पॉलीमेटालिक सल्फाइड, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास बनते हैं। इनमें भारी मात्रा में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर होता है। ये वेंट्स के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और नोड्यूल से बिल्कुल अलग हैं। तीसरे है कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट, ये सी माउंटेन्स के सरफेसेस पे चिपके हुए होते हैं। इनमें भारी मात्रा में कोबाल्ट मेटल मिलता है और ये नोड्यूल्स की तरह फ्रीली लेड पत्थर नहीं, ये सी माउंटेन्स पे चिपके हुए होते हैं। और इन मेटल्स को ढूंढने की सबसे फेमस जगह है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, जिसे CCZ भी कहा जाता है। ये स्थित है पैसिफिक ओशन में मैक्सिको और हवाई के बीच में, जहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये मटेरियल्स मौजूद हैं। मतलब जब हम EV बैटरीज, रेयर अर्थ मिनरल्स और डिफेंस की डिमांड देखते हैं तब हमारे लिए ये मेटल्स खजाने से कम नहीं। अब सवाल ये है कि इतनी जल्दी किस बात की है? सिंपल है, जमीन पे ये मटेरियल्स कम हो रहे हैं और इन्हें निकालना महंगा हो रहा। और जिस हिसाब से ग्रीन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और स्मार्टफोन्स, इन सब के लिए इन मेटल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन जमीन पर अब ये सारे मेटल्स लिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं। इसीलिए अब रेस शुरू हो गई है समुद्र के नीचे। कंपनीज और बड़ी कंट्रीज इन माइनिंग राइट्स के लिए compete कर रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है। ये डिसाइड करती है कि किस कंपनी को या फिर किस कंट्री को माइनिंग का लाइसेंस मिलेगा। आज तक ISA ने 30 से ज्यादा लाइसेंसेस इशू किए हैं 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए। मतलब इमेजिन करो जैसे आधे इंडिया जितना एरिया माइनिंग के लिए ऑलरेडी रिजर्व हो गया है। प्रॉब्लम की बात यह है कि रूल्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं और कंपनीज ने ऑलरेडी राइट्स ले रखे हैं। और इस रेस में बड़े प्लेयर्स हैं द मेटल कंपनी, चाइनीज माइनिंग फर्म्स और इंडिया भी अपने क्लेम्स के साथ फील्ड में उतर गया है। अब इमेजिन करो तुम्हारा फोन चार्ज हो रहा है और बैटरी स्मूथली चल रही है, पर उसकी बैटरी का मेटल समुद्र के 6,000 मीटर की गहराई से माइन किया गया था। देखो, सीधी बात है, समुद्र के जिस हिस्से में माइनिंग होने वाली है उस एरिया को कहते हैं द एरिया। ये इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, मतलब किसी एक कंट्री का राइट नहीं है इस एरिया पे। अब रूल ये है कि प्राइवेट कंपनीज डायरेक्टली माइनिंग नहीं कर सकती, उन्हें अपनी कंट्री के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है और फिर ISA डिसाइड करती है कि किस कंट्री को और किस कंपनी को माइनिंग राइट्स मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेशंस अभी तक पूरी तरीके से बने नहीं हैं, मतलब रूल्स अभी भी लिखे जा रहे हैं और रेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है। छोटी आइलैंड नेशंस जैसे कि कुक आइलैंड्स और किरिबाटी ने ऑलरेडी अपने क्लेम्स फाइल कर दिए हैं। उन्होंने एक रूल इंट्रोड्यूस किया है 2 ईयर रूल, मतलब अगर रूल्स फाइनल नहीं हुए तो भी माइनिंग कंपनीज बस परमिशन लेकर माइनिंग चालू कर सकती हैं। अब सबसे डेंजरस पार्ट, जहां माइनिंग शुरू होने वाली है वहां का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि जब माइनिंग स्टार्ट होगी और इन मेटल्स को उठाया जाएगा तो एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड फॉर्म होगा।
जिसे कहते हैं माइनिंग प्लूम। ये प्लूम पानी में फैल जाता है और छोटी सी लाइफ को कंफ्यूज करता है, जैसे कि ज़ूप्लैंक्टन। यही क्रिएचर्स ओशन लाइफ की फूड चेन का बेस होते हैं। मतलब उन्हें नुकसान होगा तो पूरी ओशन लाइफ बर्बाद हो सकती है। सोचो, 4 से 6 किलोमीटर नीचे इतना प्रेशर और ठंड है कि लाइफ स्लो ग्रो करती है। वहाँ एक मैंगनीज नोड्यूल उन क्रिएचर्स के लिए एक घर जैसे होते हैं। अगर हम वही उठा ले तो ऐसा हो जाएगा कि हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं, और वही चीज वापस बनने में हजारों साल लगा सकती है। और जब ये इकोसिस्टम टूटेगा तो सिर्फ टी क्रिएचर्स नहीं, हम भी इफेक्ट होंगे। फिशिंग इंडस्ट्रीज, ऑक्सीजन बैलेंस और ओशन का कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने का तरीका भी डेंजर में आ सकता है। सिंपल वर्ड्स में हम एनवायरनमेंट बचाने के चक्कर में इकोसिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। देखो, ये सिर्फ माइनिंग का इशू नहीं, ये एक पावर का गेम भी है। यूएस और चाइना ऑलरेडी एक रेस में है उन जगहों के लिए जहां पर ये मेटल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चाइना के पास सबसे ज्यादा माइनिंग लाइसेंसेस मौजूद हैं, तो चाइना ने ऑलरेडी इस फील्ड में एक लीड ले रखी है। दूसरी जगह यूएस अभी तक यूनाइटेड नेशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी का फुल मेंबर भी नहीं है, पर फिर भी वो इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। सिंपल लॉजिक, जो सबसे पहले ओशन फ्लोर पे अपने पैर जमाएगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा, चाहे वो डिफेंस हो, क्लीन एनर्जी या फिर एआई के लिए रॉ मटेरियल। ये सब एक ही ग्लोबल रेस का हिस्सा है। सोचो, फ्यूचर में जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर स्मार्टफोन्स खरीदेंगे, उनमें से मेटल्स कहां से आया होगा? समुद्र से। अभी माइनिंग ऑफिशियली स्टार्ट भी नहीं हुई है, पर कंपनीज और कंट्रीज आपस में एक रेस में लगे हुए हैं और इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं। अगर ये माइनिंग अनकंट्रोल्ड तरीके से हुई तो हम सब मुश्किल में आ सकते हैं। इसका कॉस्ट हम सब को चुकाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, कुछ एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस इस रेस को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि लाइसेंसेस अभी के लिए स्टॉप किए जाएं, ताकि माइनिंग स्टार्ट होने से पहले ही ओशन लाइफ को बचाया जा सके। इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है मॉरेटोरियम। ग्रुप्स जैसे कि डीप सी कंजर्वेशन कोलिशन और डीप सी माइनिंग कैंपेन डिमांड कर रहे हैं कि किसी को भी माइनिंग लाइसेंसेस इशू न किए जाएं, जिससे ओशन इकोसिस्टम बच सकता है। रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी, हम और कंपनीज अपने ओल्ड एक्सेसरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज से निकले हुए मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, जिंक और कॉपर। हमें कंपनीज पर ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। देखो, एज अ कंज्यूमर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कंपनीज पर प्रेशर बनाएं ताकि वो ओशन माइन मटेरियल से उनके प्रोडक्ट्स ना बनाएं। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रूल्स को लाने की जरूरत है। आईएसए को अपना माइनिंग कोड फाइनलाइज करना पड़ेगा और एनवायरमेंटल लिमिटेशंस और इंडिजिनियस कम्युनिटीज के राइट के साथ सिर्फ तभी मास एक्सट्रैक्शन अलाउ होना चाहिए। अगर हम ये स्टेप सीरियसली लेते हैं तो डीप सी माइनिंग होने से पहले ही ओशन लाइफ बचाई जा सकती है। समुद्र का बॉटम अब हमारा अगला फ्रंटियर बनने जा रहा है, लेकिन फ्रंटियर का मतलब फ्रीडम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखो, ये स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर माइनिंग की नहीं, ह्यूमैनिटी की भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।